नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस प्रोग्राम द अजय वालिया शो में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये घोषणा कर चुके हैं कि हरियाणा का अगला विधानसभा चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और हरियाणा बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। इसी बैठक में अमित शाह ने ये घोषणा भी की है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी दूसरी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। नायब सैनी को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करने से कई सवालों को जहां विराम लग गया है, वहीं दूसरी ओर इस घोषणा ने कई बड़े सवालों और अटकलों को भी जन्म दे दिया है। नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने से जहां बीजेपी ने अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस को अपनी पार्टी की ओर से भी एक बड़ी चुनौती दे दी है कि वो भी सीएम पद का चेहरा घोषित करे, वहीं अपने लिए भी पार्टी के बड़े नेताओं के सीएम पद की महत्वाकांक्षा से उभरने वाले अंतर्कलह या कह लीजिए संभावित अंदरूनी बगावत की चुनौती के एक बड़े चक्रव्यूह में खुद को खड़ा कर दिया है। तो नायब सैनी को सीएम कैंडिडेट का चेहरा घोषित करने से कई सवाल उभरे हैं, जैसे कि क्या नायब सैनी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के संकट मोचक साबित हो सकेंगे? क्या पार्टी का ये फैसला सही है या गलत है? क्या इससे बीजेपी में अंतर्कलह की स्थिति बढ़ेगी या क्या पार्टी ने कोई जल्दबाजी की है कि नायब सैनी को सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया है, या फिर इससे नरेंद्र मोदी की स्टार इमेज को धक्का लगा है? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या नायब सैनी प्रॉक्सी सीएम है, यानी क्या वो मनोहर लाल खट्टर की केवल छायाभर हैं और वो कोई नौसिखिया नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी इतना बड़ा दांव खेल करके कोई बेवकूफ़ी कर रही है। और दूसरा, नायब सैनी इतने बड़े मुकाम पर कैसे आ गए कि बीजेपी ने इस बार उन्हीं के चेहरे पर दांव खेलने की सोच ली है। हालांकि आगामी चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन यहाँ आप नायब सैनी को पूरे भारत की राजनीति में एक ऐसे अनोखे भाग्यशाली राजनेता के रूप में देख सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली में राजयोग इतना सशक्त है जिसने उन्हें बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक साधारण कार्यकर्ता से एक जिलाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से विधायक, विधायक से राज्य मंत्री, राज्य मंत्री से सांसद, सांसद से हरियाणा बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष से बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री जैसा एक बहुत बड़ा पद दे दिया है। और अब अगली बार राजा बनने के उनके सामर्थ्य, राजा बनने की उनकी पात्रता को जांचने के लिए हरियाणा बीजेपी के सभी छोटे बड़े योद्धाओं को, हरियाणा बीजेपी की सारी सेना को उनके नेतृत्व में चुनाव लड़वाया जा रहा है। नायब सैनी की इन सारी उपलब्धियों के पीछे जहां उनके समर्थक उनकी जमीनी मेहनत, पार्टी के प्रति उनके 100% समर्पण और निष्ठा को देखते हैं, वहीं पार्टी के अंदर और बाहर एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो नायब सैनी की इन गगनचुंबी सफलताओं और उपलब्धियों के पीछे मनोहर लाल खट्टर जैसी एक पारसमणि को देखते हैं, जिनके वरद हस्त से ही नायब सैनी को यह सब सफलताएं मिल पाई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर को अपना राजनीतिक गुरु और अपना राजनीतिक मार्गदर्शक कहते हैं और उन्हें पिता तुल्य मानते हैं। 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई थी और मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना गया था तथा नायब सैनी एक विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए थे, तब से लेकर आज तक मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की एक सफल जुगलबंदी हरियाणा की राजनीति में हरियाणा की जनता ने देखी है। हरियाणा की राजनीति में साल 2014 से ही नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर एक दूसरे के पूरक और एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। इसलिए अब जब मार्च 2024 से, यानी जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके जो विरोधी, उनके जो प्रतिस्पर्धी उन्हें मनोहर लाल खट्टर का प्रॉक्सी कह करके, यानी हरियाणा में एक प्रॉक्सी सीएम की उन्हें उपाधि दे करके उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात समझ ले कि नायब सैनी कोई नौसिखिया कमांडर नहीं है जिनका मार्गदर्शन खट्टर कर रहे हैं इसलिए सरकार चल रही है, बल्कि साल 2014 से ही हरियाणा सरकार का रथ चला रहे खट्टर के साथ इस रथ पर नायब सैनी उनके नायब बनकर, उनकी छाया बनकर, यानी उनके प्रतिनिधि बनकर इस रथ पर मौजूद रहे हैं।
कुल मिलाकर ये एक तथ्य है कि नायब सैनी के हाथ में तो हरियाणा की सत्ता की गाड़ी का स्टीयरिंग 2014 से ही है। बस उस समय उनका लाइसेंस एक लर्निंग ड्राइवर का था, जिसको अब परमानेंट कर दिया गया है। हालांकि यह नायब सैनी की भी तारीफ करनी होगी कि मनोहर लाल खट्टर के होते हुए भी बतौर युवराज का एक अघोषित दर्जा पाए हुए नायब सैनी ने कभी भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए खुद को या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मनोहर लाल खट्टर से आगे या उनसे ऊंचा या उनसे ज्यादा प्रभावी दिखाने जैसी कोई भूल नहीं की। मनोहर लाल खट्टर पर अनगिनत आरोप लगाने वाले उनके प्रतिद्वंदियों ने भी कभी भी नायब सैनी द्वारा मनोहर लाल खट्टर के कारण सत्ता में बेजा दखल का आरोप नहीं लगाया है। नायब सैनी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री के इतने नजदीक होने के बावजूद और उनके अघोषित युवराज का दर्जा मिले होने के बावजूद भी कभी भी ऐसे बिगड़ैल शहजादे की तरह व्यवहार नहीं किया, जैसा अक्सर हम उन राजनीतिक घरानों के युवाओं को करते हुए देखते हैं जो सत्ता की चमक पाते ही अपनी लक्ष्मण रेखाओं को भूल जाते हैं। इस मामले में नायब सैनी लगभग संतुलित रहे और किसी भी बड़े घोटाले से उनका दामन दागदार होने से अब तक बचा रहा है। इसके अलावा नायब सैनी ये भी जानते थे कि हरियाणा सरकार की कमान संभाले हुए उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक मनोहर लाल खट्टर सीएम की कुर्सी छोड़ने से पहले अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी राजनीतिक वसीयत को उनको देने के बाद ही विदा हो गए। इसलिए एक अनुशासित बच्चे की तरह उन्होंने अपनी बारी आने तक इस सही वक्त का इंतजार किया और उस वक्त के आने तक नायब सैनी पार्टी, संघ और जनता के बीच ग्राउंड में सब जगह काम करते हुए नजर आए। यहां तक कि वे दूसरे राज्यों में हो रहे चुनावों में भी स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हुए नजर आए। भले नायब सैनी के पास मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद था, लेकिन ये एक सर्वमान्य सच है कि पार्टी की नज़र में नायब सैनी ने खुद को अपने पास आई हुई सभी जिम्मेवारियों और दायित्वों के लिए खुद को एक योग्य नेता तो साबित किया ही है। वो ये दिखाने में कामयाब रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेविटेट्स टू द पर्सन हु कैन शोल्डर देम। यहाँ एक और बात गौर करने लायक ये भी है कि हरियाणा के बड़े बड़े राजनीतिक घरानों, भले वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार हो या चौधरी देवीलाल का, चाहे वो भजनलाल का परिवार हो या चौधरी बंसीलाल का, हरियाणा का कोई भी राजनीतिक घरानों का मुखिया अपने पारिवारिक उत्तराधिकारियों के लिए उस तरह की राजनीतिक जमीन तैयार ही नहीं कर पाया जिस सुनियोजित तरीके से, जिस बढ़िया करीने से मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए उनके राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक मनोहर लाल खट्टर ने कदम दर कदम उनके लिए पॉलिटिकल ग्राउंड को तैयार करने का काम किया है। अर्थात नायब सैनी का सीएम या सीएम कैंडिडेट बनना राजस्थान के चुनावों के बाद पर्ची निकालकर किसी भजनलाल शर्मा का उदय नहीं है और न ही वो मध्य प्रदेश में हुए चुनावों के बाद के कोई ऐसे मोहनलाल यादव है जिनको अचानक से जनता के सामने खड़ा कर दिया है। वैसे तो राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी अनिश्चित या अप्रत्याशित नहीं होता, इसलिए यदि कुछ भी आपको अनिश्चित या अप्रत्याशित मालूम हो रहा है तो आप मानकर चलिए कि इस घटना को इतना अनिश्चित या इतना अप्रत्याशित दिखाने के लिए इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई है। यानी जो लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नायब सैनी को अचानक ही मार्च 2024 में सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था और अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की कथित रूप से दरकती जमीन के चलते और संभावित हार की जवाबदेही का ठीकरा केवल नायब सैनी पर फोड़ने के लिए उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया है, ताकि उनकी राजनीतिक बलि दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन पर पड़ने वाले हार के छींटों से मोदी के दामन को बचाया जा सके। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मनोहर लाल खट्टर ने नायब सैनी को एकदम से सत्ता की चाबी नहीं सौंपी, बल्कि उन्होंने नायब सैनी को सत्ता के लिए परिपक्व करते हुए धीरे धीरे एक के बाद एक कई राजनीतिक तोहफे उनकी झोली में डाले। करीब 10 साल मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के बीच सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर चलता रहा और हरियाणा की सारी जनता इस घटनाक्रम की गवाह रही है। मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से ही नायब सैनी सबसे पहले एमएलए की टिकट पाने में कामयाब रहे, एमएलए से राज्य मंत्री, राज्य मंत्री से सांसद, सांसद से बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष,
प्रदेश अध्यक्ष से आगे बिना चुनाव लड़े हरियाणा के मुख्यमंत्री और अगले चुनाव में हरियाणा के सीएम कैंडिडेट तक की अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने में वो कामयाब रहे। यानी जो लोग नायब श्रेणी के पहले सीएम बनने और अब आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीएम कैंडिडेट बनने को केवल उनके भाग्य की मेहरबानी मान रहे हैं, वो ये जान ले कि इस दिन को लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की वर्षों की मेहनत और प्लानिंग ने बाकायदा काम किया है और पूरा काम किया है। हालांकि पार्टी के अंदर और बाहर मौजूद मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के विरोधियों का ये भी मानना है कि नायब सैनी का कद बड़ा करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कुछ बड़े नेताओं, खासकर जाट नेताओं और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के पर कतरते हुए उनकी उपस्थिति और उनकी राजनीतिक करियर को साम दाम दंड भेद से निपटाने का काम भी बड़े शांत तरीके से किया है। मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के चलते जनता की नज़र में, मीडिया की नज़र में, सोशल मीडिया की नज़र में, पार्टी के अंदरूनी मंच पर हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी यानी नायब सिंह सैनी रूपी अपने चंद्रगुप्त का भविष्य सुरक्षित करने में मनोहर लाल खट्टर एक चाणक्य की भूमिका में 100% खरे उतरे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि साल 2014 में हरियाणा की मुख्य राजनीति की धारा में मनोहर लाल खट्टर मुख्य व्यक्तित्व नहीं थे। इसलिए जब उस साल बीजेपी के बहुमत में आने पर मनोहर लाल खट्टर को सीएम घोषित किया गया तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को ये बात कई साल तक गवारा नहीं हुई और ये लोग पार्टी में अंदरूनी तौर पर इस कोशिश में लगे रहे कि किसी भी तरीके से मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया जाए। मनोहर लाल खट्टर की किसी एक बड़ी गलती का इंतजार कर रहे इन नेताओं को मनोहर लाल खट्टर को बदलने के कई मौके मिले भी और इन मौकों को उन्होंने भुनाने की असफल कोशिश भी की। दो बार जाट आरक्षण के दौरान हुए दंगे, रामपाल प्रकरण के दौरान की हिंसा, गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान हुई हिंसा और बार बार भड़कते हुए किसान आंदोलन के चलते मनोहर लाल खट्टर को एक असफल मुख्यमंत्री घोषित करते हुए उनके साथियों ने उनको सत्ता से बाहर करने की कई बार पुरजोर कोशिशें की। लेकिन एक तो क्योंकि बीजेपी अपने 2014 के कार्यकाल के दौरान पूर्ण बहुमत में थी, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान नहीं चाहती थी कि मुख्यमंत्री बदलकर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव संदेश जनता में दिया जाए। दूसरा, तमाम उम्र संघ और पार्टी की सेवा करने वाले मनोहर लाल खट्टर की पकड़ बीजेपी हाईकमान के नेताओं और संघ पर इतनी मजबूत निकली कि उन्होंने एक तरफ तो नौबत ही नहीं आने दी और दूसरी तरफ उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के नाम उन्होंने याद जरूर रख लिए, जिन्हें बाद में उन्होंने सलीके से सबक सिखाते हुए निपटाया। बहरहाल वापस मुद्दे पर आते हैं कि नायब सैनी को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एंटी इनकम्बेंसी से बचाने के लिए सीएम बनाने और अब आगे हरियाणा विधानसभा के लिए सीएम पद के कैंडिडेट बनाए जाने के फैसले की पटकथा मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी आला कमान के साथ मिलकर बड़े आराम से, बड़े सोच समझकर पिछले साल 2023 के अक्टूबर महीने के आसपास से लिखनी शुरू कर दी थी, जब हालिया मुख्यमंत्री और तत्कालीन कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हरियाणा बीजेपी के सत्ता में आने के बाद के प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट पर गौर कीजिए तो रामविलास शर्मा से अगले सुभाष बराला हुए हैं। सुभाष बराला के बाद ओम प्रकाश धनखड़ और धनखड़ के बाद नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन याद कीजिए कि उनके अध्यक्ष बनने की इस पार्टी जनित उपलब्धि को कैसे राज्य स्तरीय उत्सव के अंदर बदलते हुए पार्टी ने इसे सेलिब्रेट किया। नायब सैनी के अध्यक्ष बनते ही प्रदेश के सभी जिलों में 4 नवंबर से 22 नवंबर 2023 तक नागरिक अभिनंदन समारोह रखे गए, जिसके जरिए बड़े ही प्रभावशाली तरीके से नायब सैनी की उपस्थिति को हर जिले में दिखाया गया और उसकी बाकायदा बढ़िया वाली मीडिया कवरेज भी कराई गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कराए गए नागरिक अभिनंदन समारोह एक ऐसी राजनीतिक परखी थी जिसके जरिए हरियाणा की जनता के साथ साथ हरियाणा की बीजेपी पार्टी के नेताओं के मूड को भांपने की कोशिश की गई थी कि यदि नायब सैनी पर आगे पार्टी कोई बड़ा दांव खेलने की इच्छुक हो तो कोई विरोध विद्रोह की स्थिति तो नहीं बनती है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा बीजेपी द्वारा खेला गया ये दांव कामयाब रहा। कम शब्दों में कहा जाए तो इन समारोह के जरिए
नायब सैनी के कद को बढ़ाने के लिए बीजेपी हाईकमान को विश्वास में लेते हुए मनोहर लाल खट्टर ने नायब सैनी को ग्रेटर देन इमेज दिखा करके उन्हें बीजेपी का सर्वमान्य नेता बनाने का अपना पहला और सफल प्रयास किया। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा के सभी जिलों में रखे गए इन अभिनंदन समारोह के जरिए बीजेपी ने नायब सैनी को उस समय ही एक शैडो सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था और कामयाबी से प्रोजेक्ट इसको कर दिया था। तो यहाँ हमने देखा कि नायब सैनी कोई नौसिखिया व्यक्ति तो नहीं है। दूसरा, यह भी एक सर्वमान्य बात है कि उनकी ग्राउंड प्रेजेंस और जनता के साथ उनका संवाद काफ़ी ज़्यादा है और मनोहर लाल खट्टर से कहीं ज़्यादा आत्मीय होकर वे जनता से बात करते हैं। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे उन्होंने 24 घंटे जनता के लिए खोले हुए हैं। सीएम बनने के बाद हालांकि अब आगामी चुनावों में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन फिर भी अपनी ताबड़तोड़ जनहितैषी घोषणाओं, जिसमें उनके गुरुजी मनोहर लाल खट्टर द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने के फैसले भी शामिल हैं, इनके जरिए वे डैमेज कंट्रोल करने के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि ये वक्त बताएगा कि उनके ये फैसले जनता स्वीकार करती है या नहीं करती है, या ये बात रहेगी कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। इन सब बातों का निर्णय आने वाला समय करेगा, लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि नायब सैनी कोई कठपुतली नहीं है, नायब सैनी कोई रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि वो सत्ता को, शासन को, सरकार को बहुत बढ़िया तरीके से चलाना जानते हैं। बहरहाल अगले पार्ट में हम अभी इसी बेसिक सवाल की बात करेंगे कि क्या नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित हो सकेंगे, और तफसील से भविष्य की बातों के साथ साथ हम और मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि नायब सैनी को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित करने से क्या पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो सकेगी, लेकिन क्या कांग्रेस ये जोखिम ले सकती है कि वो हुड्डा, सैलजा या सुरजेवाला या किसी और को अपना सीएम पद का चेहरा बता सके। यानी अंतर्कलह की ये लड़ाई कहाँ ज़्यादा हो सकती है, बीजेपी में या कांग्रेस में, क्योंकि सांसद सैलजा तो सार्वजनिक मंच पर अभी हाल में कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपनी वैचारिक तलखी को जाहिर कर चुकी है। इन सब बातों पर हम अगले भाग में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।